हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवों में विविधता, जिसमें हमने पढ़ा सब फाइलम वर्टिब्रेट। जैसा हम सबको पता है कि सब फाइलम वर्टिब्रेट को 5 क्लासेस में बांटा गया, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो पहला वर्ग था हमारा मत्स्य वर्ग, सेकेंड वर्ग हमारा एम्फीबिया और थर्ड सरीसृप वर्ग, जिसे हमने अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में वर्ग पक्षी। ठीक है, तो पक्षी वर्ग, तो जैसा हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि पक्षी वर्ग क्या है, तो इसके नाम से पता चलता है पक्षी। और पक्षी कौन होते हैं? वो सभी जंतु जो उड़ने वाले होते हैं। क्लियर? तो जो उड़ने में सहायक है या उड़ने वाले जंतु हैं वो सभी पक्षी कहलाते हैं। तो पक्षी वर्ग में भी सभी पक्षी आ जाते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, बच्चों की ऐसा नहीं है कि जितने भी पक्षी हैं सब उड़ते ही हैं। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस वर्ग में जितने पक्षी आएंगे वो सब उड़ने वाले होंगे, क्योंकि कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो पक्षी वर्ग में ही सभी गुण पक्षी वर्ग के रखते हैं। ठीक है, और वो पक्षी भी कहलाते हैं मगर वे उड़ नहीं पाते। तो कौन से हैं? जैसे शुतुरमुर्ग, वो पक्षी वर्ग में होता है और पक्षी ही कहलाता है, मगर उसके बाद भी वह उड़ नहीं पाता। ऐसे ही होता है ईमू, कीवी और पेंगुइन। ये सब क्या हैं? ये पक्षी वर्ग के ही जंतु हैं और ये पक्षी ही कहलाते हैं, मगर ये पक्षी होने के बाद भी ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। क्लियर? तो अभी हमें इतना समझ में आया कि शुतुरमुर्ग, ईमू, कीवी और पेंगुइन को छोड़कर सभी पक्षी उड़ने में सहायक होते हैं। क्लियर? तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो पक्षी वर्ग है इसमें सभी जंतु उड़ने वाले होते हैं। तो जितने भी पक्षी हैं वो सभी इस वर्ग में आ जाते हैं। अब इनमें क्या गुण हैं, क्या विशेषता है कि इनको सरीसृप वर्ग से या मत्स्य वर्ग से या एम्फीबिया वर्ग से अलग किया गया। तो सबसे पहला गुण तो हमारा यही आ गया कि इस वर्ग के जितने भी हैं पक्षी ये उड़ने में सहायक होते हैं। अब ये उड़ते कैसे हैं? ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कौन सा वर्ग पढ़ा था हमने पढ़ा था सरीसृप वर्ग। ठीक है, उसमें क्या था कि कुछ जंतु ऐसे थे जिनमें 2 जोड़े पाद पाए जा रहे थे। ठीक है, एम्फीबिया पढ़ा था, उसमें भी क्या था, 2 जोड़े पाद पाए जाते थे। क्लियर? ऐसे ही इसमें भी क्या है, जो 2 जोड़े पाद है उसमें से जो आगे का पाद होते हैं, ठीक है ना, अग्रपद है, जो अग्रपाद होते हैं जो वो क्या होते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किस में? पंखों में। ठीक है, तो जो अग्रपाद है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो पक्षियों को उड़ने में सहायता देते हैं। ठीक, आपने पक्षी देखे होंगे, जितने भी आपने सपोज कबूतर देखा है, चिड़िया देखी है, तो क्या है, उनके 2 पैर देखे हैं। ठीक, आप ये कहेंगे मैम 2 पैर, मगर जो 2 पैर और हैं उनके 2 पाद, जो 2 जोड़ी पाद जो थे, तो जो आगे वाले हैं वो पंख बन गए, और पंख बन के क्या कर रहे हैं, वो उनकी उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए उनके शरीर पर, किनके? पक्षियों के शरीर पर या फैदर का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, या ये कहिए पूरा फैदर से ढका हुआ होता है पक्षियों का शरीर। ठीक है, तो उनके शरीर पे बाह्य कंकाल किसका बना होता है? फैदर का बना होता है, पंखों का। उनके बाद ये कैसे होते हैं? ये होते हैं होम्योथर्मिक प्राणी। तो ये होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक मतलब इनके अंदर जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लड होता है, गर्म खून होता है। ठीक है, तो इनके अंदर गर्म ब्लड होने की वजह से, वार्म ब्लड होने की वजह से ये अंदर से कैसे होते हैं, ये समतापी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, इनको एंडोथर्मिक भी कहते हैं। एंडोथर्मिक मीन्स आंतरिक ऊष्मीय, जिसके अंदर से ऊष्मा है, जिसके अंदर ऊष्मा भरी हुई है, गर्मी है, वो क्या है, वो है एंडोथर्मिक। ठीक, तो जब इनका ब्लड गर्म है तो इनके अंदर क्या है, बहुत सारी गर्मी होती है। तो ठीक है, ये अंदर से गर्म है, इसीलिए इनको कहते हैं समतापी प्राणी।
क्लियर। अब देखिए, हमने जो इनको डिवाइड किया था तब कहा था कि जितने भी फाइलम डिवाइड होंगे वो हार्ट भी उनमें एक आधार बनता है। तो इसमें भी जो हार्ट है, हृदय है पक्षी वर्ग में, वो कैसा होता है, वो 4 चैम्बर पाया जाता है। इससे पहले पढ़ा था हमने सरीसृप वर्ग, उसमें क्या था, उसमें 3 चैम्बर हार्ट था, क्लियर। मगर उसमें एक था मगरमच्छ, जिसके अंदर भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता था। और इन पक्षी वर्ग में भी जितने पक्षी होते हैं सबके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और 4 चैम्बर हार्ट ही ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है। क्लियर हुआ इतना। तो हृदय कैसा हो गया, इनका 4 कोष्ठीय है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब इनके बाद इनकी जो अस्थियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती है। अब अंदर से जब वो खोखली हैं तो उसमें क्या भर गई है, उसमें वायु भरी होती है, हवा। जो हवा भरने के कारण उनको उड़ने में सहायता देती है। क्लियर। तो ये उड़ने में सहायक होती हैं क्या, इनकी अस्थियां। क्यों, क्योंकि वो कैसी होती है, अंदर से होलो होती है, खोखली होती है। खोखली है, उनके अंदर एयर भर गई है, जिसकी वजह से पक्षी उड़ पाता है। ठीक है। तो इतनी सारी विशेषताएं हमने देखी। जितने अग्रपाद होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। फिर इनके जो बाह्य कंकाल होता है वो फैदर का बना होता है। इनके शरीर बॉडी के ऊपर फैदर का कंकाल बना होता है, या फैदर से ढकी हुई होती है इनकी शरीर। ठीक है। इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 कोष्ठीय हृदय, और ब्लड जो होता है वो गर्म ब्लड होता है। ठीक है। वार्म ब्लड होने के कारण इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं होम्योथर्मिक या समतापी प्राणी। ठीक है। तो इनके अंदर आंतरिक ऊष्मीय होती है, आंतरिक ऊष्मीय प्राणी होते हैं ये इनको, और इनकी हड्डियां खोखली होती है जो उड़ने में सहायक होती है। अब आता है इनमें फर्टिलाइजेशन। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो बच्चों पक्षी वर्ग में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। और ये पक्षी, सभी पक्षी कैसे होते हैं, ये अंडप्रजक होते हैं, या ये कहिए अविपरस होते हैं। अविपरस जो अंडे को देते हैं, ये क्या है, बेबी को नहीं देते, जन्म नहीं देते, ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं। तो अंडे देने वाले को क्या कहते हैं, अंडप्रजक। ठीक है। अविपरस होते हैं। क्लियर। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये अंडे देते हैं। और बच्चों पक्षियों के देखने की क्षमता बहुत उच्च श्रेणी की होती है, या ये कहिए इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है, ये बहुत दूर दूर तक का देख पाते हैं। ठीक है। तो इनमें देखने की क्षमता अच्छी ऊंची होती है। और इनमें एक विशेषता और पाई जाती है, वो होती है इनकी चोंच। देखिए अभी तक हमने कहीं भी चोंच नहीं पढ़ी थी, जितने हमने वर्ग पढ़े उनमें चोंच नहीं थी, मगर चोंच किसमें आई है, पक्षी वर्ग में ही चोंच पाई जाती है, बीक। ठीक है। तो इनकी ये विशेषता है। और इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर होता है धारा रेखित शरीर होता है। एक बार रिवाइज करें फिर से कि पक्षी वर्ग में उड़ने वाले जंतुओं को रखा जाता है, या ये कहिए कि जितने भी उड़ने वाले जंतु होते हैं वो सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। किसको छोड़कर, सिर्फ शुतुरमुर्ग, ईमू, कीवी और पेंगुइन को छोड़कर, क्योंकि ये पक्षी होने के बाद भी उड़ने में असमर्थ होते हैं। इनके अग्रपाद क्या होते हैं, वो पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है। पंख में चेंज हो जाते हैं, जो उनको उड़ने में सहायता देते हैं। फिर उसके बाद इनकी हड्डियां खोखली होती है, जिसके अंदर हवा भरी होती है, जो उड़ने में सहायता देती है। इनकी पूरी बॉडी पे फैदर पर, इनकी पूरी बॉडी परों से या फैदर से कवर होती है। ठीक है। ढकी होती है। इनमें चोंच पाई जाती है और 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनका ब्लड वार्म ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, अंदर से इनका ब्लड जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए इनको होम्योथर्मिक प्राणी भी कहते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। क्लियर। इनमें एक विशेषता होती है इनकी चोंच। ठीक है। और इनकी चोंच इनकी विशेषता होती है। और इनकी एक विशेषता होती है इनकी दृष्टि, इनको देखने की क्षमता बहुत गजब होती है, बहुत अच्छी होती है इनकी देखने की क्षमता। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं।
और वो अंडा जो ये देते हैं उस अंडे के ऊपर एक कवर होता है जिसे कहते हैं कवच। तो वो कवच किसका बना होता है? वो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर? तो ये होता है। और ये सभी पक्षी उड़ने वाले होते हैं, बस कुछ पक्षियों को छोड़कर। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग के बाद उपसमूह वर्टिब्रेट या उपसंघ कशेरुकी का लास्ट वर्ग बचता है, वो बचता है मैमल्स, जो मैमेलिया या ये कहिए स्तनपाई। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास मैमेलिया, वर्ग स्तनपाई। बच्चों अब हमारा आता है लास्ट वर्ग, वर्ग स्तनपाई या मैमेलिया। तो ये मैमेलिया या स्तनपाई वर्ग ये किंगडम एनिमेलिया में सबसे लास्ट वर्ग आता है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि जैसा हमने पक्षी वर्ग में पढ़ा था वही लगभग सभी गुण किस में पाए जाते हैं? स्तनपाई वर्ग में पाए जाते हैं। तो इसके नाम से जैसे समझ आ रहा है, नाम है स्तनपाई, तो इसका मतलब कि वो सभी जंतु जिनके अंदर, जिनमें दूध बनाने वाली, ठीक है, तो बच्चों को पोषण देने के लिए दूध बनाने वाली ग्रंथियाँ या इसे कहिए आप स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो सभी जंतु स्तनपाई कहलाते हैं। ठीक है? तो इसे फिर से एक बार इजी वे में समझते हैं कि वे सभी जंतु जिनमें स्तन पाए जाते हैं, या ये कहिए कि जिनके अंदर दूध बनाने वाली ग्रंथियाँ, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो सभी स्तनपाई वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है? इसका नाम है मैमेलिया जो वर्ग है। तो मैमेलिया वर्ग का नाम मैमेलिया क्यों पड़ा? तो मैमेलिया वर्ग का नाम इसीलिए मैमेलिया पड़ा कि क्यों इन एनिमल्स में, इन जंतुओं में मैमेरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है ना? स्तन ग्रंथियां पाई जाने के कारण इस वर्ग का नाम स्तनपाई वर्ग पड़ा। क्लियर? अब देखते हैं कि इस वर्ग में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इस वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं वो सब स्तनपाई होते हैं, मतलब उनमें सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और वो अपने शिशुओं को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है ना? तो इनमें दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियां पाई जाने के लिए कारण ये स्तनपाई वर्ग बना। अब जो ये स्तनपाई वर्ग है इसके और विशेषता है। तो जैसा कि पक्षी वर्ग में था, कौन सा था? उसमें भी था ब्लड कैसा था? वार्म था। तो ऐसे ही जो मैमेलिया वर्ग है इसमें भी वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं। तो इस वर्ग के में जितने जंतु हैं, ठीक है, वो सब ब्लड कैसा होगा? उनका वार्म ब्लड होगा। ठीक है? थर्मियो में जितने भी हैं सब कैसे हो गए? सब ये गर्म खून वाले हैं, वार्म ब्लडेड प्राणी हैं। अब इनका भी हृदय, जैसे पक्षी वर्ग में 4 कोष्ठीय हृदय था, ऐसे ही मैमेलिया में भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है ना? तो 4 चैम्बर हार्ट 2 वर्ग में पाया जाता है, एक कौन सा? स्तनपाई में और दूसरा पक्षी वर्ग में। ठीक है ना? तो पक्षी वर्ग में जो हृदय था वो 4 कोष्ठीय था और स्तनपाई में भी 4 कोष्ठीय है। ठीक है? अब 4 चैम्बर हार्ट के बाद उधर पक्षी वर्ग में भी ब्लड कैसा था? वार्म ब्लड था और स्तनपाई में भी वार्म ब्लड है। इसी कारण ये दोनों वर्ग एक जैसे लगते हैं, मगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे पक्षी वर्ग में जो शरीर था उनके ऊपर फेदर्स पाए जाते थे, बट इसमें फेदर नहीं पाए जाते। इनमें त्वचा के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, रोम कहते हैं, जिसे रोए कहते हैं, बाल। तो उनमें जितने स्तनधारी होते हैं, स्तनपाई होते हैं, उसमें जंतुओं की त्वचा के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, बालों से ढकी होती है, त्वचा बालों से ढकी होती है। ठीक है? इसमें त्वचा में बालों के साथ साथ त्वचा के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसमें श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है? स्किन में स्वेट ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के बाद ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसके कारण
स्तनपायी जितने ये होते हैं इनमें स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है। और ऑयल ग्लैंड्स की वजह से क्या आता है, उनकी त्वचा चिकनी होती है क्योंकि ऑयल रिलीज होता है। क्लियर? तो ये होती है। अब हमें एक इस ग्रुप की और विशेषता है, वो जो इस ग्रुप के जंतुओं को अलग करती है, अन्य ग्रुप से अलग करती है, वो होता है इनमें पाए जाने वाला पाइना। तो जो पाइना होता है यानी कि बाह्य कर्ण पल्लव, ये इसमें स्तनपायी मैमेलिया में पाए जाते हैं और यही कारण ये एक बड़ी विशेषता है जो इनको सबसे अलग कर देती है। ठीक है, जो चारों वर्ग थे हमारे उन चारों से अलग कर देती है। क्या? कर्ण, जो इसमें बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन। ठीक है, और ये जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपार्स होते हैं, या ये कहिए ये सब एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, ये अंडे को नहीं देते, क्या करते हैं? ये बेबी को बर्थ कराते हैं, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसीलिए ये सजीव प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? जो इस वर्ग को अन्य सभी वर्गों से अलग करती है। क्या? इसमें बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ठीक, उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं? ये अकेला वर्ग ऐसा है जो विविपोरस है या सजीव प्रजक है, जो बेबी को, शिशुओं को जन्म देता है और अपने शिशुओं को दूध भी पिलाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हों। देखो, अभी हमने पक्षी वर्ग पढ़ा था, तब हमने पक्षी वर्ग में पढ़ा था कि जितने भी पक्षी होते हैं सब उड़ने वाले होते हैं, मगर उसमें अपवाद थे। कौन से थे अपवाद? ईमू अपवाद था, कीवी अपवाद थी, पेंगुइन अपवाद था, उसके साथ साथ शुतुरमुर्ग अपवाद था, क्योंकि ये पक्षी वर्ग के होने के बाद भी उड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही ये जो हमारा मैमेलिया ग्रुप है, ठीक है, इस वर्ग में भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? जो इसका विशेषता है कि ये सभी शिशुओं को जन्म देते हैं, बच्चों को बर्थ करता है। अब ये सजीव प्रजक होने के बाद भी इसमें कुछ एनिमल ऐसे हैं जो इस वर्ग में आते हैं, मगर उसके बावजूद ये बच्चे को जन्म नहीं देते। कैसे? एक होता है एकिडना। जो एकिडना है, ठीक है, ये क्या होता है? ये निम्न उसका होता है, निम्न स्तनपायी होता है। ये क्या करता है? ये अंडे को देता है। ठीक है, जबकि ये कैसा गुण है इनमें? ये सजीव प्रजक गुण है, यानी कि बच्चों को जन्म देने का गुण है। मगर उसके बाद भी एक ये है एकिडना, एक होता है डल बिल प्लेटिपस। तो डक बिल प्लेटिपस जो होता है वो भी अंडे को जन्म देता है। ठीक है, तो ये जंतु कैसे हो गए? ये जंतु इसमें अपवाद आ गए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये अंडे को दे रहे हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। उसके साथ साथ एक अपवाद और आता है, वो है कंगारू। कंगारू क्या करता है? कंगारू बच्चे को तो जन्म देता है, मगर कैसे? विकसित बच्चे को नहीं, या मैच्योर को नहीं देता, वो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, पूर्ण विकसित नहीं होता। और फिर उस अर्ध विकसित बच्चे को अपनी थैली के अंदर सेव कर लेता है, थैली में रख लेता है। ठीक है, और उस थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियम। मार्सुपियस जो होती है, पियम जो होती है, वो क्या होती है? वो उसकी वो थैली है जिसके अंदर वो बच्चे को रख लेता है, इसीलिए इसको मार्सुपियम मैमेलिया भी कहते हैं। ठीक है ना, कंगारू को, कि जो मार्सुपियम थैली है जिसके अंदर वो अपने अर्ध विकसित बच्चे को रखता है, उसके कारण, इस थैली के होने के कारण इस कंगारू को मार्सुपियम मैमेलिया भी कह देते हैं, या मार्सुपियम स्तनपायी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को जन्म तो दे रहा है, मर्द कैसे? अर्ध विकसित बच्चे को। और हमने क्या कहा है? हमने कहा है जितने ये एनिमेलिया स्तनपायी हैं, मैमेलिया हैं, ये सभी मैमेलियंस, जितने भी मैमेलियंस हैं, ये सभी विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो दो अपवाद हो गए हमारे पास, क्या? एकिडना और डक बिल प्लेटिपस,
ये अंडा दे रहे हैं। उसके बाद कंगारू ये बच्चे को दे रहा है, जिसको किस में सेव कर लिया ने, मार्सुपियम थैली के अंदर बचा लेता है। ठीक है, तो इतना आप देखते हैं। और उसमें जो स्तनपायी होते हैं उनमें एक विशेषता, उनमें और भी विशेषता है। कैसी विशेषता? इनमें ग्रीवा होती है, विकसित मस्तिष्क होता है, पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क इनके अंदर पाया जाता है। इनमें मस्तिष्क के साथ साथ डायफ्राम पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो तंत्र होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, वो सभी इनमें पाए जाते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं। इसी कारण ये जो मैमेलिया वर्ग है, या ये कहिए स्तनपायी जंतु, जीव जगत के सबसे जटिल जंतु कहलाते हैं। इनकी बॉडी, इनकी संरचना, इनकी कार्य, जो इनके अंदर जितने सिस्टम चलते हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए ये जीव जगत के सबसे जटिल जंतु कहलाते हैं। क्लियर? तो एक बार से रिवाइज करते हैं। तो स्तनपायी कौन से होते हैं? स्तनपायी में वो सभी जंतु आते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये अपने बच्चे को पोषण कराने के लिए, अपने शिशुओं को पोषण देने के लिए दूध बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर दूध का निर्माण होता है। किसकी वजह से? इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण होता है, जो इनके शिशुओं को पोषण देता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। और मैमेलियन जितने हैं उनकी स्किन में, त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं और स्किन में स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? इनके एक विशेषता होती है बाह्य कर्ण पल्लव की। उसके साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद ये सजीव प्रजक होते हैं। इसका मतलब ये विविपास होते हैं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, और ये जरायुजु स्तनधारी, अच्छा इनको कहते हैं जरायुजी स्तनधारी, यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स इसलिए कहते हैं कि ये स्तनधारी अपने बच्चे को प्लेसेंटा की हेल्प से, जब वो इंटरनल होता है, अंदर होता है, तब वो उसको जन्म से पहले अपने शिशु को प्लेसेंटा की हेल्प से पोषण देते हैं, या उसको विकसित करने के लिए क्या होता है, जो उसकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जो पोषक चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब किसकी हेल्प से आती है? प्लेसेंटा की हेल्प से जाती है। तो ये प्लेसेंटा की हेल्प से अपने बच्चे को पोषण देते हैं, इसीलिए इनको जरायुजी स्तनधारी या प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। क्लियर? तो बच्चों, ये हमारे वर्ग था स्तनपायी वर्ग। इसके साथ साथ हमारा किंगडम एनिमलिया भी खत्म होता है और हमने इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है वर्गीकरण किस तरह से सारे सभी जीव जगत को, संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया, कितने 5 किंगडम में बांटा, और उन 5 किंगडम को भी डीपली हमने पढ़ा। और हमारा लास्ट किंगडम था किंगडम एनिमलिया, जो अभी हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों, ये हमारा जीव जगत कंप्लीट हुआ, तो हमने सबको बांट दिया, डिवाइड हो गया। मगर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम पढ़ते थे या जब जीवों का स्टडी किया जाता था, जो वैज्ञानिक अध्ययन करते थे, तो बहुत परेशानी आती थी कि इनके नाम में कन्फ्यूजन होता था। अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया वो देखते हैं। तो वो होती है, इनका नामकरण किया गया कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी पेड़ हैं, उन सबको नामकरण किया जाए। तो बच्चों, जब जीव जगत का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, अब सारे जीवों का वर्गीकरण होने के बाद इनको ग्रुप में डिवाइड भी हो गए, उनको किंगडम में भी डिवाइड हो गए, उनको जाति भी मिल गई, उनकी प्रजाति भी हो गई, क्लियर हो गया। मगर क्या प्रॉब्लम आई कि जब उनको नामकरण देने की वजह क्या बनी, कि क्या कारण हुआ कि उनका नामकरण किया गया, तो उसका मेन कारण था कि उन जीवों के जो नाम थे वो उससे पहले स्थानीय नाम थे, कि जो जीव जहाँ पाया जाता है वहाँ उसका अपना एक अलग नाम रख दिया जाता है, ठीक है। या ये कहिए कि जितनी जगह पे अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग जगह अलग अलग जीवों, उन्हीं एक ही जीव को अलग अलग नामों से
पुकारा जा रहा था। ऐसे ही पौधों को या किसी भी चीज़ को अपना स्थानीय नाम उनको दे दिया जाता है। स्थानीय नाम, या ये कहिए कि जो जिस जगह वो है तो उनका एक नाम मिल गया स्थानीय। अब कैसे, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनसे वो कन्फ्यूजन हो गया। कैसे, जैसे कन्फ्यूजन कि जो छोटे छोटे जीव थे जो मोस्टली दिखाई नहीं देते या कम दिखाई देते हैं, तब उनका कोई स्थानीय नाम दिया ही नहीं गया, उनको छोड़ दिया गया। अब ऐसे जीवों का अध्ययन कैसे किया जाए कि जो जिनका कोई नाम ना हो, ठीक, या फिर कुछ ऐसे थे कि जिनके बहुत सारे जीवों को एक जैसा नाम दे दिया जाता था। जैसे चिड़िया होती है तो छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं जितनी, उन सबको चिड़िया ही कहा जाता है कि छोटी वाली चिड़िया है, उनको जितनी भी हो गई सभी को चिड़िया कहा गया। तो बच्चों वो चिड़िया तो सब अलग अलग हो गई, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, ये कैसे पता चले कि हम कौन सी चिड़िया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूजन ऐसे भी होते हैं, जैसे एक है झींगा मछली। झींगा मछली, अब उसके नाम के आगे लगा है झींगा मछली, तो क्या कहा जाएगा कि भाई झींगा मछली है तो ये मछली वर्ग की है, बट वो मछली वर्ग नहीं है। झींगा मछली कहाँ पढ़ी थी हमने? प्रॉन पढ़े थे हमने ऑर्थोपॉड्स में, तो ठीक है वो ऑर्थोपॉड हो गए, मगर उनके नाम के आगे फिश लगा हुआ है, तो इसलिए वो क्या है, वो कन्फ्यूजन हो जाता था कि वो मछली है, मछली नाम पड़ा हुआ है मगर ऑर्थोपोडन है। उसके साथ साथ एक है जैसे समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़े को नाम से कैसा लग रहा है? समुद्री घोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये ना होते हुए भी स्तनपायी है, मैमेलिया है, मगर ये मैमेलियन में नहीं आता, ठीक है, वो क्या है, वो फिश ग्रुप में है। तो इस तरह से उनके नाम में बहुत अंतर हो जाता है। ऐसे ही कहीं एक जगह दूसरा नाम है और उसी जगह उसी चीज़ को, उसी जीव को या उसी वस्तु को जब हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। जैसे आप लिखिए नीम को, अब कहीं तो नीम को नीम कहा जाता है, दूसरी जगह जाएंगे कहीं नीम को नीम कहा जाएगा, ठीक है, दूसरे और कहीं जाएंगे हम तो क्या होगा, उसको ओले कहा जाएगा, कहीं कहीं उसे वालवेनु कहा जाता है। तो एक ही देश में, एक कंट्री में जगह वाइज क्या हुआ, उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे आलू है तो आलू को क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे आलू, अंग्रेजी में कहेंगे पोटैटो, और मराठी में चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, बटाटा। अब देखिए अगर बटाटा को पढ़ा जाए या पोटैटो को पढ़ा जाए या आलू को देखा जाए, ठीक है, तो एक ही चीज़ के तीन नाम हो गए। ऐसे ही आ जाइए, जैसे है कमल, तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची है, तो कहीं तो कमल को कमल कहते हैं, ठीक, कहीं कहा गया पंकज, कहीं कह दिया जलज, ठीक, उसके बाद कभी वारिज कह दिया या मलयालम में उसे तमारा कह दिया। अब देखिए इस तरह से वो कितने हो गए, बहुत सारे नाम हो गए। अब इन सब नामों का जो उसके साथ नामों के साथ एक कन्फ्यूजन आ रहा है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बात हुई कि इनका कोई ना कोई एक फिक्स नाम किया जाए। तब इनका कैरोलस लिनियस ने उनको सभी जीवों को, सभी पेड़ पौधों को एक का नामकरण किया और उस नामकरण को दिया गया द्विपद नामकरण पद्धति या द्वि नाम पद्धति, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या हुआ, उनको सभी को एक नाम दिया गया और वो नाम कौन सा कहलाया गया, वो नाम कहलाया गया साइंटिफिक नेम, ठीक है, तो वो उनका साइंटिफिक नेम बन गया। अब उस साइंटिफिक नेम से क्या बेनिफिट थे, तो उस साइंटिफिक नेम से एक बेनिफिट तो ये था कि सभी जीवों का अलग अलग नामकरण हो गया, ठीक, उनको एक अपना पर्टिकुलर नाम मिल गया। अब वही नाम, उनका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम दिया गया, वो नाम उनको हमें हर जगह वही नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे फ्रांस में चले जाओ, चाहे पेरिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसको एक ही नाम से बुलाया जाएगा, उसको उसके लोकल नाम से नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो लोकल नेम उसका ख़त्म कर दिया गया और क्या गया, उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया। दूसरा बेनिफिट ये कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें सभी जीवों को तो कवर कर लिया, सभी पौधों को, जितने भी जीव हैं सबको कवर करने के बाद जो रह गए थे नए जीव, उनको भी नया नाम मिल गया। उसके साथ साथ उन जीवों को जिनका नामकरण हो गया,
उनको पढ़ने में, उनको पहचानने में बहुत आसानी होने लगी। जैसे कुछ नाम उनके जो साइंटिफिक नेम दिए गए, उनसे उनके कुछ गुणों का अंदाज़ा भी लगने लगा। जैसे अब देखिए एक है, जैसे ये देखिए आम है, तो आम क्या है कि इसका नाम, उसको साइंटिफिक नाम दिया गया मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका नाम जब दिया गया तो इसमें पीछे लगा है इंडिका, तो इसका एक गुण पता चल रहा है कि ये भारत में पाए जाने वाला जीव है, भारत में पाए जाने वाला पौधा है। ठीक है, तो आम जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो भारत में पाया जाता है, तो उसकी एक विशेषता का पता चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ विशेषताओं का पता भी चलने लगा। ठीक है, तो ये नाम जो हमारा था द्विनामपत्ति, ये द्विनामपत्ति किसने दी थी, ये द्विनामपत्ति दी थी कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दिया जो 2 शब्दों से मिलकर बनता था। क्लियर, तो वो जो 2 शब्द थे उसमें एक शब्द उनके वंश का था, कि एक शब्द जो पहला शब्द होता था वो उनको वंश को बताता था कि वो किस वंश का है, और दूसरा शब्द उसकी जाति का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ जो वंश का नाम था वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखना था। ठीक, और जो उसकी जाति है वो स्मॉल लेटर से लिखनी है। हम कभी भी गलत नहीं लिख सकते। अगर हमने ये है कि जैसे राणा टिग्रीना है, तो राणा टिग्रीना को हमने लिखा है राणा टिग्रीना, तो ये इस तरह से ही लिखा जाएगा राणा टिग्रीना। इसको हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि राणा, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या ये कि छोटे, दोनों छोटे ले लें, वो भी गलत हो जाएंगे। तो इनका एक पर्टिकुलर मेथड बन गया लिखने का। ठीक है, और इनको इस तरह से पूरे जीव जगत में, पूरे जीव जगत को नाम हो मिल गया, और उसके साथ साथ उनकी पहचान बन गई, अलग अलग पहचान बन गई। और कहाँ, पूरे ब्रह्मांड में, कि ये कहिए सारे में, जहाँ पे भी हम कहीं के भी साइंटिस्ट हो, जहाँ भी है, उनको उनके लोकल नाम से नहीं जाना जाएगा, उन सभी जीवों को उनके वैज्ञानिक नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ वैज्ञानिक नेम। जैसे ये है घरेलू मक्खी है। अब इस घरेलू मक्खी को कोई किसी भी लोकल में किसी भी नाम से ले, मगर जब उसको बायो में, जब उसको जीव जगत में पढ़ा जाएगा तो किस नाम से पढ़ा जाएगा, उसका नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका क्या है, ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया, किसका, घरेलू मक्खी का। ठीक है, तो ये सब देखिए आप, पीपल है, पीपल में क्या है, फाइकस रिलीजियोसा। जो रिलीजियोसा होता है, यानी कि फाइकस रिलीजियोसा से पता चलता है कि ये पीपल जहाँ पाया जाता है वहाँ की धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इससे भी इसकी एक विशेषता का पता चल रहा है कि ये धार्मिक को विशेषता प्रदर्शित करने वाला पौधा है। ऐसे ही आम, तो आम का क्या नाम हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। फिर आती है तुलसी। तो तुलसी का भी क्या है कि उसको तुलसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसका नाम हो गया ओसिमम सेंटम। तो सेंटम जो हो गया, ओसिमम सेंटिमम, तो ये क्या है, ये उनका एक साइंटिफिक नेम हो गया। ऐसे ही मेंढक का राणा टिग्रीना, तो ये क्या है, ये इनका साइंटिफिक नेम हो गया। अब जहाँ पर भी जाना जाएगा इनको इसी नाम से जाना जाएगा। जैसे चावल है तो हम उसे कहीं राइस, कहीं भात, कहीं चावल के नाम से नहीं जानेंगे। उसको जब भी वैज्ञानिक जगत में, जीव जगत में पढ़ा जाएगा तो चावल को हमेशा किसने, उसको ओराइजा सेटाइवा के नाम से ही जाना जाएगा। उसका एक फिक्स नाम हो गया जो साइंटिफिक नेम है। तो बच्चों, इस तरह से कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों का एक नामकरण करा जिसको कहा गया द्विनाम पद्धति, क्योंकि उस नाम में उनका वंश और उनकी जाति का नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इस चैप्टर में सभी पूरे जीव जगत को, जितना भी जीव जगत का, उसका वर्गीकरण देखा, उसको किस तरह से 5 किंगडम में बांटा गया वो पढ़ा, किंगडम के जो फाइलम थे वो देखे, और द्विनाम पद्धति देखी। ठीक है, और अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।